नमस्कार, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल पीके द स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग साइंस का चौथा चैप्टर पढ़ेंगे और उस चैप्टर का नाम है वस्तुओं के समूह बनाना, यानी कि सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। आप पिछले चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं कि जो भोजन की देखिए तो भोजन की बहुत सारी विविधताएं हैं। कहीं दाल चावल मिलता है, कहीं सब्जी रोटी मिलती है, कहीं उपमा मिलता है, तो कहीं इडली डोसा, बहुत सारी इस प्रकार की विविधताएं हैं। ठीक इसी प्रकार वस्त्रों में और कपड़ों में बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती है। अब केवल वस्त्र की बात नहीं है, आप जहां भी जाएंगे और जितनी वस्तुओं को देखेंगे सब में विविधता दिखाई पड़ेगी। अब जैसे छोटी सी बात मैं करूं, आप कुर्सी ले लीजिए। कुर्सी की देखिए कितनी विविधताएं हैं, उनका रंग, उनकी मजबूती, उनका आकार, सब में देखिए आप विभिन्नता पाएंगे। कलर की बात करें तो लाल, नीला, पीला, हरा, अनेक रंगों की आपको कुर्सियां दिखाई पड़ेगी। आकार में छोटा से बड़ा बहुत ही आकार की आपको कुर्सियां दिखाई पड़ेगी। और जो जिस मटेरियल से बना होता है उसमें भी आप देखेंगे तो अनेक प्रकार की मटेरियल से कुर्सियां बनाई गई हैं। तो उनकी आकार और गुण की बात करते हैं। मजबूती देखिए तो कोई कुर्सी कमजोर होता है तो कोई मजबूत होता है। तो ये सारी विविधता आपको देखने को मिलेगा। यानी कि हमारे चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो किचन से संबंधित हो, जहाँ खाना पकाने वाला बर्तन है, जैसे कढ़ाई है, कुकर, हथेली, भगोना, किचन का सामान में लोटा, बाल्टी, गिलास, इन सब में देखिए विविधता आपको देखने को मिलेगी। तो इन सबको हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले जो एक्टिविटी है, हमारे पास जितना भी उपलब्ध हो सकता है, जितने भी सामान हम उपलब्ध हो सकता उनको हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। जैसे बर्तन है, ले लीजिए। बर्तन में जितने बर्तन है, खेलने का सामान है, बॉल है, डॉल है, बैडमिंटन है, चिड़िया है, क्रिकेट का बॉल है, बैट है, इस सब चीज को आप इकट्ठा कर लीजिए। डस्टर है, कॉपी है, कलम है ना, फोटो है, अखबार है, जो भी हो सके सबको आप इकट्ठा करिए। इकट्ठा करने के बाद आपका काम ये है, उसमें जो कागज या लकड़ी से बना हुआ है उसको आप अलग कर लीजिए, और जो कागज और लकड़ी से नहीं बना हुआ है उसको आप अलग कर लीजिए। मतलब जिस चैप्टर का नाम जो है वो है वस्तुओं के समूह बनाना। यानी हमारे पास जो वस्तुएं हैं उनको हमको क्या करना है, ग्रुप में डिवाइड करना है। तो ग्रुप में डिवाइड हम कोई ना कोई आधार तो लेंगे ना, बिना आधार के तो अलग कर नहीं सकते हैं। जैसे आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और हम कहें कि आप उसमें 2 ग्रुप बनाना है, तो आप क्या करेंगे? तो एक लाइन में आप कहेंगे भाई जो बच्चे खेलना पसंद करते हैं उनको एक ग्रुप में कर दीजिए, और जो बच्चे खेलना नहीं पसंद करते हैं उनको दूसरे ग्रुप में कर लीजिए। या बच्चे हैं तो बच्चे सभी लगभग खेलना पसंद करते हैं, तो आप ये कह सकते हैं भाई जो बच्चे क्रिकेट, हॉकी खेलना पसंद करते हैं एक ग्रुप में हो जाए, जो इन दोनों को खेलना पसंद नहीं करते उनको दूसरे ग्रुप में कर लो। हो सकता है ना। तब भी अगर आप बात नहीं जचती है तो आप कह सकते हैं कि भाई एक काम करें, जैसे हमारे क्लास में कुल मिला के 45 या 46 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं, तो हमको उनको क्या करना है, ग्रुप में बांटना है। तो हम ये कहेंगे भाई जो पिछला एग्जाम जो हुआ था उसमें जितने बच्चे 60% के नंबर से नीचे पाए हैं उनको एक ग्रुप में आ जाए, और जो 60% से ऊपर जिनको मार्क्स मिला है वो दूसरे ग्रुप में आ जाए। तो कहने का मतलब यह है कि कोई न कोई बेस तो आपको चाहिए ना, ग्रुप तभी बना पाएंगे। ठीक इसी प्रकार वस्तुओं में हमें क्या करना है, वस्तुओं को अगर ग्रुप बनाना है तो ग्रुप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई न कोई बेस देखना पड़ेगा। जैसे हम कहें कि भाई जितना भी हम लोगों ने वस्तुओं को कलेक्ट किया है, इकट्ठा किया है, उनको हमें ग्रुप में बांटना है और वो 2 ग्रुप में बांटना है। तो क्या करेंगे, एक बेस ले लीजिए कि भाई जो कागज है या कपड़े से जो वस्तु बनी है उसको एक ग्रुप में कर दीजिए, और जो कागज या कपड़े से नहीं बने हैं उसको दूसरे ग्रुप में कर दीजिए। तो इस आधार पर भी
अलग किया जा सकता है। लेकिन ये जो वस्तुएं हैं किससे बनी हुई होती है? तो भाई ये वस्तुएं किससे बनी होंगी? पदार्थ से बनी होंगी, जिसको कि हम मटेरियल्स कहते हैं। हम एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, कुर्सी की बात करते हैं। ये देखिए जो कुर्सी है, ये कुर्सी किससे बनेगी? भाई हम लकड़ी से बना सकते हैं, है ना? लकड़ी। प्लास्टिक से बना सकते हैं, प्लास्टिक। लोहे से बना सकते हैं, आयरन। या स्टील हम बात करें, स्टील से बनाया जा सकता है। तो ऐसे अनेक पदार्थों से कुर्सी बनाई जा सकती है। तो लकड़ी क्या है? ये देखिए, कुर्सी क्या है? एक वस्तु है। लकड़ी क्या है? एक पदार्थ है। प्लास्टिक क्या है? एक पदार्थ है। स्टील क्या है? एक पदार्थ है। कहने का मतलब ये है कि जो भी वस्तुएं बनाई जाती है किसी न किसी पदार्थ से बनाई जाती है, जिनको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में मटेरियल्स। मटेरियल्स, ठीक है। तो किसी न किसी मटेरियल से या मैटर से बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, वस्तु बनाए जाते हैं। तो हम इस आधार पर भी अलग कर सकते हैं, भाई जितनी वस्तुएं हमारे पास इकट्ठा हमने किया है, उसमें से जो लकड़ी की बनी वस्तु है या कागज की बनी है, उनको एक ग्रुप पे कर दिया जाए। जो प्लास्टिक से बना हुआ है, उनको एक ग्रुप पे कर दिया जाए। जो वस्तु स्टील का बना हुआ है, उनको एक ग्रुप पे कर दिया जाए, है ना? तो इस तरफ भी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? अब हमको ये देखना है, जैसे कुर्सी हमने देखा, कुर्सी क्या है? एक वस्तु है। ये देखिए अनेक पदार्थों से बनाया जा सकता है। तो ऐसी कुछ वस्तुएं होती हैं जो अनेक पदार्थों से बनती हैं, और ऐसी भी कुछ वस्तु होती हैं जो अनेक पदार्थों से मिलकर बनती हैं। जैसे एक कार की बात हम करें, तो कार में क्या क्या लगा होता है? भाई कार में देखिए स्टील का भी इस्तेमाल हुआ है ना? स्टील का इस्तेमाल हुआ है। कार में देखिए प्लास्टिक का भी इस्तेमाल हुआ है ना? प्लास्टिक, स्टील। देखिए उसका टायर जो होता है रबड़ है, तो रबड़ का भी इस्तेमाल हुआ है। जो सीट बनाई जाती है, वो देखिए कपड़ा उसमें लगाया गया है, तो उसमें देखिए कपड़ा का भी इस्तेमाल किया गया है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देख रहे हैं, जब कार में बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बनाया गया है। कोई दिक्कत? जैसे हमारा ये देखिए मार्कर है, मार्कर में आगे देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें रुई है, रुई यानी कि रेसा है, और पीछे क्या है, इसमें सब प्लास्टिक का बना हुआ है। तो एक वस्तु अनेक पदार्थों से मिलकर बनी होती है, ऐसा भी होता है। और एक पदार्थ से अनेक वस्तुएं भी बनाई जा सकती है। जैसे मान लीजिए हम प्लास्टिक की बात करें, एक पदार्थ है, इससे अनेक वस्तुएं क्या बन सकता है? बाल्टी बन सकता है ना? इससे क्या बन सकता है? मग बन सकता है। इससे क्या बन सकता है? इस प्लास्टिक से आप देखिए टिफिन बन सकता है ना? बॉल बन सकता है, गेंद। इससे अभी देखिए कार बनाने में इस्तेमाल किया गया है, मार्कर बनाया जा सकता है। तो एक ही पदार्थ से बहुत सारे वस्तुओं को भी बनाया जा सकता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपके बुक पे जो दिया है बहुत अच्छे से दिया गया है, आप इसको बहुत बढ़िया से पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो अब यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई है। अब हम ये बात करेंगे कि भाई हम किसी वस्तु को अगर हमको ग्रुप बनाना है, तो वस्तु के हम पदार्थों को देख सकते हैं, उसके पदार्थ के आधार पर भी अलग कर सकते हैं कि किस पदार्थ से बना है। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमारे पास जो भी वस्तुएं हैं उनका एक आकार निर्धारित कर देंगे कि भाई जो गोल है उसको अलग कर दीजिए, जो गोल नहीं है उसको अलग कर दीजिए। हम ऐसे भी कर सकते हैं रंग के आधार पर कि लाल, नीला, पीला, मतलब ये जो रंग है, तीनों रंग, उनको एक ग्रुप में कर दीजिए, अब बाकी जो रंग है उनको अलग ग्रुप में कर दीजिए। तो ऐसे भी हम उनको क्या करेंगे, उनके रंग के आधार पर इनको हम ग्रुप में बांट सकते हैं। लेकिन यहाँ हमको पढ़ना क्या है सही, हमको वस्तुओं के गुण के बारे में समझना होगा। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पदार्थों के गुण।
पदार्थों के गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। ठीक है, तो पदार्थों के गुण हम जो पढ़ेंगे, इसमें हमको क्या पढ़ना है भाई, जो पदार्थ है उसका क्या गुण है। गुण के आधार पर ही वस्तुओं को बनाया जाता है। जैसे हम आपसे बात करें कि भाई एक काम करिए कि आप एक कपड़े का गिलास बनाइए, उस कपड़े के गिलास से हमको पानी भर कर ला के दीजिए, तो क्या आप लेके आ पाएंगे? नहीं ला पाएंगे ना, आप बनाएंगे ही नहीं कपड़े का गिलास। क्यों? क्योंकि जानते हैं आप कि भाई अगर इसमें हम पानी डालेंगे तो पानी बह जाएगा। क्यों बह जाएगा? क्योंकि कपड़ा, पहली बात तो उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उस छिद्र से सारा का सारा पानी बह जाएगा, इसलिए आप कपड़े का गिलास नहीं बनाएंगे। फिर अगर हम कहें कि भाई एक काम करिए, कपड़े का आप ऐसा बर्तन बनाइए जिसमें हम खिचड़ी पका सके या उसमें हम पूरी को छान सके, तो आप बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, सीधे कह देंगे नहीं बन पाएगा। तो कहेगा अच्छा एक काम करिए, आप कागज के बना दीजिए जिसमें हम पूरी छान सके, कहेंगे नहीं बन पाएगा क्योंकि जल जाएगा कागज। तो कहेंगे अच्छा एक काम करिए, आप प्लास्टिक का बना दीजिए। प्लास्टिक का आप बना पाएंगे? बना तो देंगे बढ़िया से कढ़ाई जिसमें पूरी छाना जा सकता है, लेकिन छाना नहीं जा सकेगा। क्यों? क्योंकि उसका गुण अगर देखा जाए तो प्लास्टिक क्या है, ऊष्मा का कुछ अलग है, मजबूत तो होगा, लेकिन अगर उस पर टेम्परेचर जब पड़ेगा ताप हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो गलना शुरू कर देगा और ऊष्मा जो है तेल तक पहुंचेगा ही नहीं, तो कहेंगे ये भी बेकार है। तो आप कागज का, कपड़ा का या प्लास्टिक की कढ़ाई नहीं बनाएंगे। कढ़ाई किसकी बनाएंगे? कढ़ाई बनाएंगे आप स्टील की, एल्युमिनियम की। क्यों? क्योंकि ये ऊष्मा का सुचालक होता है। मेटल्स जो है ये ऊष्मा का सुचालक होता है। जब हम कढ़ाई को गर्म करेंगे तो कढ़ाई क्या करेगा, ऊष्मा जो है दूसरी तरफ यानी तेल तक पहुंचाएगा। जब तेल में ऊष्मा पहुंचेगी, गर्मी पहुंचेगी, तो क्या करेगा, पूरी आसानी से तल देगा। लेकिन आप कागज का, कपड़ा का या प्लास्टिक की कढ़ाई नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनका गुण और स्टील या एल्युमिनियम का जो है या लोहे की जो कढ़ाई है, उनके दोनों से गुण भिन्न है। तो हमको गुण यानी पदार्थों के गुण के आधार पर ही हम क्या करेंगे, वस्तुओं को बनाएंगे। भाई हमारा एक उद्देश्य है तो हम उसमें एक देखेंगे क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य के आधार पर, पदार्थों के गुण के आधार पर हम वस्तुओं का निर्माण करेंगे। बात समझ में आ गई ना? अब इसके बाद हमको देखना है कि इनका गुण जैसे क्या है, कैसे हम समझे कि ये वस्तु एल्युमिनियम का है या लोहे का है या स्टील का है, कैसे हम देखेंगे कि लकड़ी का है, कागज का है। तो कुछ तो वस्तुओं को हम दिखावट के आधार पर ही, मतलब देख करके ही हम बता देते हैं कि भाई ये लकड़ी का बना हुआ है या ये प्लास्टिक का बना हुआ है या स्टील का बना हुआ है। तो ये जानने के लिए भी हमको एक एक्सपेरिमेंट करना है, क्योंकि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो आपको समझाना जरूरी है। तो पदार्थों के गुण के आधार पर, ठीक है, पदार्थों के गुण के आधार पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिखावट के आधार पर। जैसे कि बहुत सारी वस्तुएं होती है आपके सामने, आप उसको देख करके बता देंगे कि ये वस्तु लकड़ी का बना हुआ है, ये वस्तु प्लास्टिक का बना हुआ है या ये वस्तु मेटल्स का बना हुआ। मेटल्स में मान लीजिए स्टील का बना हुआ तब बता लेंगे आप, एल्युमिनियम का बना है वो भी बता लेंगे, या लोहे का बना है वो भी बता देंगे। कैसे? देख करके ही बता देंगे। लेकिन मान लीजिए वस्तु रखी गई, आप नहीं जानते हैं दिखावट के आधार पर, तो क्या करेंगे, उसके लिए एक एक्टिविटी कर लीजिए, थोड़ा समझ आ जाएगा कि आपको करना क्या है। तो एक्टिविटी मान लीजिए आप लीजिए एक गत्ता ले लीजिए, गत्ता समझ में आ रहा है ना, एक गत्ता ले लीजिए और क्या करेंगे, एक लकड़ी की छड़ी ले लीजिए या डंडा ले लीजिए। लकड़ी है, लड़की नहीं है, लकड़ी, ठीक है, कि एक डंडा ले लीजिए और एक स्टील का छड़ ले लीजिए, एल्युमिनियम का छड़ ले लीजिए, ठीक है। और इसी प्रकार मान लीजिए चाक ले लीजिए आप। अब आप एक्सपेरिमेंट करिए, आप ऐसे देख करके आप बता पाएंगे कि कौन किसका बना हुआ है? तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन गत्ता को आप फाड़िए, जब आप गत्ते को फाड़ेंगे
तो देखिए जहां पर फटा हुआ है वहां पर कोई चमक नहीं दिखाई पड़ता है। चमक का मतलब होता है लस्टर, अंग्रेजी में कहा जाता है लस्टर। तो उसमें कोई चमक नहीं दिखाई पड़ेगा। लकड़ी है, लकड़ी को आप काट दीजिए तो जो कटा हुआ स्थान है वहां पर आपको चमक नहीं दिखाई पड़ेगा। स्टील है, स्टील को आप काटिए और जब काटेंगे तो देखेंगे जहां पर कटा है वहां पर एक चमक दिखाई पड़ता है। ठीक है। एल्युमिनियम को भी काटेंगे तो वहां पर भी चमक दिखाई पड़ता है। चाकू काटेंगे या तोड़ेंगे तो वहां पर चमक नहीं दिखाई पड़ता है। तो इसके चमक के आधार पर हम जो मेटल्स हैं, क्योंकि मेटल्स में चाहे एल्युमिनियम हो चाहे स्टील हो, है ना, चाहे लोहा हो, उन सब में क्या होता है, चमक आ जाता है। जैसे मान लीजिए आप काट नहीं सकते तो एक काम कर सकते हैं, इन सब पदार्थों को ले लीजिए, इन पदार्थों क्या, इन सब वस्तुओं को ले लीजिए और एक आप लोहा काटने वाली आरी ले लीजिए, नहीं तो आपके पास चाबी हो स्टील का बना हुआ मजबूत, उसको ले लीजिए। उसको लेने के बाद गत्ते पर रगड़ेंगे या लकड़ी को रगड़िए, रब करिए, या तो स्टील का जो बर्तन है या स्टील का जो छड़ है उस पर आप रब करिए, एल्युमिनियम की जो छड़ है या बर्तन उस पर आप रब करिए, चाक पर रब करेंगे तो चमक देखिए इस पे आ जाएगा। या लोहा बहुत दिन पुराना पड़ा हुआ है, उस पर जंग लग गया है, तो जंग लगने को लगा है तो उस स्थान पर आप रगड़ेंगे तो वहां पर चमक आ जाएगा। तो आप देखेंगे जो वस्तु धातुओं का बना होता है उसमें चमक आ जाता है। तो उस चमक के आधार पर, मतलब धातु की जो वस्तु है उसको अलग कर लीजिए और जो धातु के नहीं बने हैं उसको अलग कर सकते हैं। इस आधार पर भी आप ग्रुप में बांट सकते हैं। ठीक। दूसरी चीज आइए, इसके बाद हम देखते हैं मजबूती यानी कठोरता के आधार पर भी हम वस्तुओं को ग्रुप में बांट सकते हैं। ये पहला हो गया था दिखावट के आधार पर, और अब हम पढ़ेंगे कठोरता के आधार पर। तो आपके पास जितनी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को क्या करिए, आप ले लीजिए, थोड़ा उसको दबाने का प्रयास करिए। ठीक है। और चाबी लेकर के उसको खरोचने का भी प्रयास करिए। जो वस्तु आसानी से दब जाए या चाबी से आसानी से खुरच जाए तो क्या है, वो मुलायम है। ठीक है। और जो आसानी से न दबे और न खुरचा जा सके वो कैसा वस्तु है, वो कठोर है कि नहीं। वो कैसा है, कठोर है। जो आसानी से दब जाए यानी संपीड़ित हो जाए, दबने का मतलब होता है संपीड़ित हो जाए, साइंस की भाषा में संपीड़ित, तो उसको क्या बोलेंगे। तो अगर संपीड़ित हो जाता है तो क्या कहेंगे, वो मुलायम है। और जो आसानी से संपीड़ित या दब नहीं रहा है या खुरचाने से आसानी से खुरच नहीं रहा है तो कठोर हो गया। तो कहने के मतलब हम ये देख सकते हैं किसी वस्तु को उसकी चमक के आधार पर, दिखावट में, उसकी कठोर या मुलायम के आधार पर हम उसको ग्रुप में बांट सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा हम वस्तुओं को बांट सकते हैं यानी कि ग्रुप बना सकते हैं। जैसे बात कर रहे हैं विलेय अथवा अविलेय की। विलेय मतलब होता है सालुबल, अविलेय का मतलब होता है इनसालुबल। ठीक है। सालुबल और इनसालुबल। चलिए, विलेयता के आधार पर विलेय, अविलेय, यानी सालुबल, इनसालुबल। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, वस्तुओं को ग्रुप में रखना है। तो हम पहली बार समझना पड़ेगा किसको सालुबल कहते हैं और किसको इनसालुबल कहते हैं। सालुबल में इसका एक हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या एक हम एक्टिविटी करते हैं। और एक्टिविटी में क्या करेंगे, हम कुछ पदार्थ ले लेंगे। कौन कौन सा पदार्थ लेंगे, ठोस पदार्थ लेंगे यानी कि सॉलिड पदार्थ। कौन सा सॉलिड पदार्थ है, जैसे कि हम ले लिए चीनी, ले लिए नमक, ले लिए, ठीक है, चाक का पाउडर ले लिए हम, या मिट्टी ले लिए। चलिए मिट्टी हमने बता दिया, मिट्टी ले लिया,
बालू ले लिए, लकड़ी का बुरादा ले लिए, ठीक है, और भी सामान ले लिए। जितना हमने सामान यहाँ पे लिया है, जैसे चीनी लिया, नमक लिया, मिट्टी लिया, बालू लिया, लकड़ी का बुरादा लिया, उतने हम कांच का गिलास ले लेंगे। क्या लेंगे? कांच का गिलास लेंगे। 5 गिलास हो गया ना। और इस गिलास में क्या करेंगे? कांच का गिलास लेने का मतलब है बाहर से हम उसको देख सकते हैं। इसमें हम आधा इसमें पानी से भर देंगे, सभी गिलास में आधा आधा हम पानी से भर देंगे। अब क्या करेंगे? यहां से चीनी जो है, 1 चम्मच चीनी इसमें हम डाल देंगे और 1 चम्मच नमक हम इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच मिट्टी इसमें डालेंगे, 1 चम्मच बालू इसमें डालेंगे, नंबर डाल देंगे हम। और 5वें नंबर में डाल देंगे हम लकड़ी का बुरादा 1 चम्मच। डालने के बाद क्या करेंगे? इसको हम स्टीयर करेंगे, माने खूब घोलेंगे। घोलने के बाद 2-3 मिनट तक घोलेंगे। घोलने के बाद 4-5 मिनट के लिए रख देंगे और उसको हम फिर ऑब्जर्व करेंगे। इसको हम देखेंगे कि इसमें जो चीनी घोले थे, जो चीनी डाले हैं, वो दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है। जब इसको हम ऑब्जर्व करते हैं या निरीक्षण करते हैं तो हमको दिखाई पड़ता है कि पहले गिलास में हम 1 चम्मच जो चीनी डाले थे वो उसमें पूरी तरह से घुल गया है, डिसअपियर हो गया है। इसमें देख रहे हैं 2 नंबर पे, इसमें हम क्या डाले थे? नमक डाले थे और नमक भी हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, मतलब वो भी घुल गया है। इसमें हम क्या डाले थे? 3 नंबर पर, 3 नंबर पर हम मिट्टी डाले थे। तो मिट्टी देख रहे हैं पानी जो है पूरा गंदा हो चुका है, नीचे कुछ गाढ़ा है। और 4थे नंबर पर बालू डाले थे, रेत, जो कहते हैं इंग्लिश में सैंड। तो ये क्या हुआ? रेत भी नीचे बैठ गया, ऊपर पानी है। और ये था 5वें में हम डाले थे लकड़ी का बुरादा। लकड़ी का बुरादा जब हम देख रहे हैं तो क्या हुआ? लकड़ी का बुरादा एकदम पूरा तैर रहा है, कोई ऊपर कहीं नीचे, मतलब फैला हुआ है, नहीं खुला है। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमको क्या पता चलता है? इस ऑब्जर्वेशन से हमको ये पता चलता है कि जो नमक है, जो चीनी है और नमक है, ये दोनों इसमें घुल गया है। यानी दोनों क्या है? घुलनशील है, यानी कि क्या है? विलेय है। तो ये दोनों विलेय है, माने ये दोनों सालुबल है ना। और इसमें जो तीनों चीज मिला है ये इनसालुबल है, माने अविलेय है। ये क्या है? इनसालुबल, ठीक है, अविलेय। आप लिख लीजिएगा बढ़िया से, सुंदर अक्षर में। तो विलेय अविलेय माने जो पदार्थ विलेय है उसको अलग ग्रुप में रख लेंगे, जो पदार्थ अविलेय है उसको हम अलग ग्रुप में रख लेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये हमें ठोस पदार्थों को देख रहे हैं, तो क्या ये बात तो दिमाग में आता होगा कि ठोस जो पदार्थ है, ठोस पदार्थ के अलावा जो द्रव है, क्या द्रव भी पानी में घुलनशील होता है? क्या हम चेक कर रहे हैं? यहाँ पर पानी में घुलनशील की बात कर रहे हैं। क्या ये ठोस पदार्थ के अलावा जो द्रव है वो भी पानी में घुलनशील है कि नहीं है? चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम कुछ घुलनशील पदार्थ ले लेंगे, घुलनशील नहीं, कुछ लिक्विड ले लेंगे, यानी कि तरल पदार्थ। तरल पदार्थ में कौन कौन सा होगा? तरल पदार्थ में हम ले लेते हैं सिरका, ठीक है, सिरका। हम लेते हैं नींबू का रस, हम लेते हैं सरसों का तेल, हम ले लेंगे सरसों का तेल के अलावा बहुत सारे तेल, जैसे मिट्टी का तेल ले लीजिए, मिट्टी का तेल या पेट्रोल, ठीक है ना, पेट्रोल ले लिए। हम 5 बना है तो इसमें ही 5 कर लेते हैं। 5वां हम क्या ले लेंगे? कोकोनट का तेल ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, कोकोनट ऑयल ले लेंगे, ठीक है। अब
इसको हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, कांच का गिलास ले लेंगे। अब जितना हमने यहाँ पदार्थ लिया है उतना हम बर्तन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए हम ले लिए। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम पानी भर देंगे। कितना, आधा भर देंगे या 1/3 भर देंगे या 1/4 भर देंगे, जो भरना है आप सब में भर दीजिए समान रूप से। ठीक है, हमने पानी भरा। 1 चम्मच हमने पहले नंबर पे डाल दिया सिरका पहले गिलास में। दूसरे गिलास में हमने क्या डाला, नींबू का रस 1 चम्मच या 2 चम्मच, जो भी डालना है सब में बराबर मात्रा में डाल दीजिए। इसमें हम क्या डालेंगे, इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। और चौथे नंबर में क्या डालेंगे, मिट्टी का तेल या पेट्रोल डीजल जो भी कुछ है, दोनों में सब 2-2 चम्मच डाल दीजिए। और इसमें 5वें नंबर पे हम डाल देंगे कोकोनट का तेल 2 चम्मच। और क्या करेंगे, इसको स्टीयर करेंगे, खूब घुमाएंगे, खूब मथेंगे। मथने के बाद सबको मथेंगे, उसके बाद फिर छोड़ देंगे 5-7 मिनट बाद, 10 मिनट बाद। 10 मिनट बाद हम इसको फिर क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, इसका निरीक्षण करेंगे। जब निरीक्षण करेंगे देखेंगे जिसमें हम सिरका डाले थे, सिरका पूरी तरह से इसमें पानी में घुल चुका है। दूसरे गिलास को चेक करेंगे जिसमें नींबू का रस डाले हैं, उसमें देख रहे हैं पूरा नींबू का रस और पानी एकदम एक दूसरे से मिल चुका है। तो तीसरा हम चेक किए हैं सरसों का तेल। तो सरसों का तेल देखेंगे ना, पानी नीचे और ऊपर एक अलग कलर का एक लेयर बन जाती है, एक परत बन जाती है। ठीक इसी प्रकार हम मिट्टी का तेल और पेट्रोल में देखते हैं, ऊपर अलग एक लेयर बन जाती है। और कोकोनट के ऑयल में भी ऊपर अलग से एक लेयर बन जाती है। जिसमें अलग से लेयर बन गई है यानी कि वो पानी में घुला नहीं है, पानी में वो विलीय नहीं है। और जो पूरी तरह से मिल चुका है वो पानी में विलीय है। तो इस आधार पर कि कौन सा द्रव पानी में विलीय है, कौन सा द्रव पानी में अविलेय है, इस आधार पर भी हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। तो विलेय, अविलेय, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल समझ चुके हैं। तो ये हमारा ठोस हुआ, द्रव हुआ। तब प्रश्न ये उठता है, क्या ये गैसों में भी ऐसा होता है? भाई ऐसा क्या गैस कुछ ऐसी गैस भी है जो पानी में घुलनशील है या पानी में विलेय है? तो आप कहेंगे हाँ है। तो प्रश्न उठता है कैसे है? तो आप कहेंगे भाई जितने भी जीव हैं सबको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जो पानी के अंदर जीव है या वनस्पति है यानी छोटे छोटे पौधे हैं, वो भी सांस लेते हैं। और उनको सांस कहाँ से मिलता है? पानी के अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन है, उन्हीं ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड फिर उसी में छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब है कि पानी में कुछ गैसें हैं, हम नहीं कह रहे हैं सभी गैसें या बहुत सारी गैसें, कुछ गैसें हैं जो मेनली आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन उसमें घुलनशील होता है। अब कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारी निकल आता है, निकलता नहीं, क्योंकि जो पौधे होते हैं भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो पानी में जो घुलनशील कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है, तो वो जो है पौधे उनको ऑक्सीजन को श्वास लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन बनाने के लिए लेते हैं। तो मतलब पानी में ऑक्सीजन यानी कि गैस घुलनशील होती है ना। तो पानी में ठोस भी घुलता है, द्रव भी घुलता है और गैसें भी घुलती है। तो इस आधार पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉर्ट आउट करेंगे, यानी कि ग्रुप में इनको हम समूह बनाएंगे। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें हो गई और हमको लगता है कि यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अगले वीडियो में हम जो बचा कुछ है उसको हम समझाएंगे। बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके बताएं।